नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत कर रहे हैं हर बार की तरह ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या का एजेंडा कहूं या कहूं पुतिन का एजेंडा। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग का आज 5वां दिन है। यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो यूक्रेन भी पूरी ताकत से उसका जवाब दे रहा है। जी हां, पूरी अपनी हिम्मत से यूक्रेन कोशिश कर रहा है। पिछले 30 वर्षों से दर्शकों, पिछले 30 वर्षों से दुनिया का हर एक स्पाई यानी हर एक खुफिया एजेंट और खुफिया एजेंसी इस बात के कयास लगा रहे हैं कि क्या और कब और कैसे रूस यानी व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पे यानी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर हमला करेंगे। सब 30 साल से सोच रहे हैं, लेकिन पुतिन ने अचानक यह फैसला लिया। उन सभी के कयासों पर विराम लगा दिया किसने? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। लेकिन अब भी यह सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या पुतिन ने जल्दबाजी में यह सब किया है, बिना सोचे समझे किया है? कोई चाय पीते पीते तो नहीं कर लिया होगा, कोई ब्लैक कॉफी पीते पीते तो नहीं कर लिया होगा कि आज दिन अच्छा है, चलो यूक्रेन पे अटैक कर दो। इसके पीछे प्री प्लान स्ट्रेटजी थी या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब इतिहास में दफन है। इतिहास के पन्नों में वो दफन है। यूक्रेन के इतिहास पर नजर डालें आज तो पता चलेगा आपको कि कैसे 30 साल पहले सोवियत संघ से आजाद हुआ यह देश दरअसल आंतरिक अलगाववाद से जूझता रहा है। यानी यह अपने आप अपनी दिक्कतों में था और वहां से लेके आज तक यहां पहुंच गया। एक ऐसा वक्त था जब कीव मॉस्को से ज्यादा ताकतवर था। ग्राफिक चलाते रहिए आप। जिस अमेरिका से बढ़ती करीबियों के चलते यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, वो ऐसा समय था जब यूक्रेन का दुश्मन नंबर 1 दोस्त नहीं, दुश्मन नंबर 1 कौन था? यूक्रेन और अमेरिका एक दूसरे को टेढ़ी नजरों से भी नहीं देख सकते थे। ग्राफिक चलाइए डायरेक्टर साहब। क्या कर रहे हैं आप? लेकिन बदलते वक्त के साथ दुनिया भर में ताकत के समीकरण बदल रहे हैं। सभी देशों में आपसी रिश्ते बदले हैं और एक दौर आया जब रूस ने उस पर यानी यूक्रेन पर हमला कर दिया तो खुद कभी उसका हिस्सा रहा था जो उस पर हमला किया। यह पहली बार नहीं है। सवाल यह भी है कि क्यों पुतिन यूक्रेन में इतनी दिलचस्पी है? क्या है भाई यूक्रेन? क्यों पुतिन पर यूक्रेन पर कब्जा करने का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है? क्यों? मैं आपको बताता हूं। जब ना रूस था और ना यूक्रेन। शुरुआत होती है 9वीं सदी से। ग्राफिक डायरेक्टर 9वीं सदी से, जब ना तो रूस था और ना ही यूक्रेन। उस वक्त मध्यकालीन यूरोप का राज एक देश था इन सब का। कीवियाई रूस कहते थे उसे। कीवियाई रूस, सुनिए ध्यान से। ये मैप ये लोग बना नहीं पाए मेरी टीम आज। कीवियाई रूस कहते थे, यानी जो बेलारूशियंस हैं, जो यूक्रेनियंस हैं, जो रशियंस हैं, उन तीनों का एक देश था, बड़ा स्लाविक देश। यहां पे सारे स्लाविक लोग रहते थे, यहीं से निकले हैं। चाहे वो बेलारूस के रहने वाले रूसी मूल के लोग हों, रशिया के हों या फिर यूक्रेन के हों। और उस स्लाविक देश की राजधानी क्या थी? मॉस्को नहीं, क्राइमिया नहीं, कीव। और उस समय उनका एक राजा था, व्लादिमीर, वोलोदिमीर कहते थे, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। 980 से लेके 1015 तक इसका राजा था ये। रूस और यूक्रेन को, बेलारूस सब इसका हिस्सा था। सब इन्हीं को मानते थे। और इनका नाम क्या है आपको मालूम है? इस तस्वीर पर रहिए, द ग्रेट प्रिंस वोलोदिमीर। और आज रूस का राष्ट्रपति कौन है?
व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। तीनों का मतलब एक एक नाम। इसे आप सिर्फ एक संयोग कहिए या कुछ और, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बता रहा हूं आपको, अगर तीनों की पिक्चर एक साथ दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। 1991 और परमाणु बम की वापसी हो जाती है। 19वीं सदी तक यूक्रेन और रूस दोनों सोवियत संघ का हिस्सा थे, इसमें कोई दो राय नहीं। रूस सोवियत संघ में सबसे ताकतवर था, जबकि दूसरे नंबर पर यानी रूस के जस्ट बाद यूक्रेन था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद दोनों अलग अलग देश हो गए। रूस और यूक्रेन जब आजाद हुए उस वक्त यूक्रेन को सारा परमाणु असला हथियार मिल गए थे, लेकिन रूस ने दबाव बनाया, आगे बढ़िए, रूस ने दबाव बनाया ग्राफिक्स में। 1994 से लेकर 96 तक रूस ने यूक्रेन से सारे के सारे परमाणु हथियार वापस ले लिए। उस वक्त यह समझौता हुआ था कि रूस उस पर कभी कब्जा नहीं करेगा, कभी हमला नहीं करेगा और यूक्रेन को एक अपना अलग राष्ट्र बनने देगा। सोवियत संघ का हिस्सा था ये उस समय। उस वक्त यूक्रेन के पास 5000 परमाणु हथियार थे। फिर आया बुदापेस्ट मेमोरेंडम। ये बुदापेस्ट मेमोरेंडम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जब अगले 10-15 मिनट में मेरे साथ एक नहीं दो महत्वपूर्ण गेस्ट होंगे तो वो बताएंगे आपको इस बारे में, इसलिए आपको बता रहा हूं पहले ही। ये जो बुदापेस्ट मेमोरेंडम है इसमें 4 देश थे। लगाइए डायरेक्टर साहब, जाइए। भविष्य में सुरक्षा की गारंटी को ध्यान में लेते हुए 5 दिसंबर 1994 को हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ अमेरिका के नेता मिले। वो ग्राफिक चलाना चाहिए। उसको कहते हैं बुदापेस्ट मेमोरेंडम। ये सिक्योरिटी पे किया गया। किस लिए किया गया? सिक्योरिटी पे, कि यूक्रेन को अश्योरेंस मिल जाए। सबने हस्ताक्षर किए, लेकिन इस मेमोरेंडम में साफ तौर पर लिखा गया था कि यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और मौजूदा सीमाओं का सम्मान किया जाएगा। रूस इसका उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन आज 2022 में मैं आपसे पूछ रहा हूं, किया कि नहीं किया? मेमोरेंडम में यह जिक्र किया गया था कि यदि न्यूक्लियर देश यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान पर हमला करता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन देशों की मदद करेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इस मेमोरेंडम को कभी कानूनी रूप से बाध्यता नहीं मिली, संधि में बदला गया। इसे यूक्रेन को दिलासा दिया गया, उसको पुचकारा गया, बहलाया गया, लेकिन कि बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मई 1996 आते आते यूक्रेन ने सारे परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए। ले लो, दबाव था। लेकिन बाद में यह मेमोरेंडम महज कागज का टुकड़ा रह गया, सिर्फ ओनली अ प्लेन पीस ऑफ पेपर। मार्च 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। तब से लेकर अब तक यूक्रेन और रूस का विवाद बढ़ता जा रहा है, साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यह जरूरी है आज आपको बताना कि क्रीमिया पर रूस ने कैसे कब्जा किया। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव सबसे ज्यादा बढ़ा नवंबर 2013 में, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, ये बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर थे, इनका कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच पर तानाशाही, भ्रष्टाचार और न जाने रूस से कितने करीब होने के आरोप लगाए गए। यानुकोविच को रूस का समर्थन हासिल था, यह एक खुला रहस्य था, कहते हैं ना ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य था। क्यों? और सबसे ज्यादा दिक्कत हुई जब यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ संधि EU ट्रीटी नहीं साइन की उन्होंने कहा कि मैं रूस से $15 मिलियन का मैं एक बेल आउट ले लूंगा, लेकिन मैं EU की ट्रीटी साइन नहीं करूंगा। चलते रहिए आप। जैसे ही हुआ, प्रदर्शन हो गए पूरे कीव में। ब्रिटेन और पूरे के पूरा वेस्ट, पश्चिम अमेरिका, नाटो फोर्सेस उन आंदोलनकारियों की मदद कर रहे थे। वहीं व्लादिमीर पुतिन और रूस यानुकोविच की मदद कर रहे थे। जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हो गया सड़कों पर। यूक्रेन की जनता सड़कों पर उतर आ गई। जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे उसे यूरो मैदान कहा जाता है। हां, यूरो मैदान कहा जाता है इसीलिए क्योंकि विरोध प्रदर्शन यूरोप में हो रहे थे और कीव का मैदान था। इसी जगह को आज
इंडिपेंडेंस स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका कनेक्शन बता रहा हूं। और यूक्रेन किस तरह से दो भागों में बटा है, ईस्ट यूक्रेन, वेस्ट यूक्रेन। फरवरी 2014 की ओर चलते हैं। फरवरी 2014 में यांकोविच की सरकार गिर गई और विक्टर यांकोविच को रूस भागना पड़ा, जहां कहा जाता था कि वो रूस के ही पिट्ठू हैं। इससे यह कहा जाता है जैसे यांकोविच भाग के गए रूस, सभी यूक्रेनियन खुश नहीं थे। हालांकि लाखों लोग इसी स्क्वायर पर, जिसे ये आपके सामने है तस्वीरों में, यहां पर उतर आए थे। लेकिन यूक्रेन वेस्ट और ईस्ट में बटा हुआ है। वेस्ट में रहने वाले लोग कहा जाता है रूस की ओर, ईस्ट में रहने वाले लोग कहा जाता है वो लोग यूरोप की तरफ। लगता था उनका देश पर, कई लोगों को लगता था यूक्रेनियंस को कि जैसे उनके देश के ऊपर यूरोप का कब्जा हो गया है। पूर्वी यूक्रेन के लोग यांकोविच के समर्थन में थे, लेकिन वहीं रूस इस बात से काफी खफा था, नाराज था, क्योंकि उसके अपने आदमी को हटा दिया गया था अमेरिका के मदद से। यांकोविच को हटाने का जवाब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करके लिया। और किस तरह से लिया? क्रीमिया या यूक्रेन का वो हिस्सा था जो अगले ग्राफिक पिक्चर की तरफ चलिए, जो काला सागर पर रूसी सीमा के पास। क्रीमिया को सोवियत संघ के नेता निकिता सरगोविच ने खुर्सेव से 1954 में यूक्रेन को तोहफे के तौर पे लिया था, दोनों देशों के बीच शांति बहाल के लिए। किस लिए? कि यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई ना हो। यह इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब पुतिन अब से कुछ देर में रूस को नहीं पूरे विश्व को संबोधित करने की बात करेंगे, तो वो ये सारी बताएंगे, समझाएंगे अपनी भाषा में कि देखो ऐसे हुआ। क्यों कहते हैं रूस होली रूस? पुतिन कहते हैं होली रूस। होली रूस का मतलब क्या है? यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ। सोवियत संघ से अलग होने के बाद, रूस के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा देश था। क्रीमिया को रूस ने ले लिया और लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ था। 6 मार्च 2014 को क्रीमिया की संसद में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी, लेकिन 16 मार्च को क्रीमिया में जनमत संग्रह तो करवाया, लेकिन जहां अमेरिका ने इसको कहा यह रूस के दबदबे में किया गया है, वहीं रूस ने इसे क्रीमिया की आजादी का दिन बताया। 97% लोगों ने रूस में शामिल होने की बात की। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका क्यों नाखुश था अमेरिका। और यूरोपीय देशों को लगा कि न जाने कैसे रूस जीत गया, आगे बढ़ी कैसे जीत गया, और उन्होंने इस करार को अवैध किया। जबकि रूस ने दलील दी कि वहां 60% लोग रूसी हैं और वो खुद के लिए फैसले लेने का हक रखते हैं। इसीलिए उस वक्त क्रीमिया पर हमले के लिए अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध तो अभी भी लगाए हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की सड़कों की हालत आखिर है तो क्या है। पुतिन ने इन्हें नजरअंदाज किया, इन सबको नजरअंदाज किया। इसके कुछ दिनों बाद ही पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया। 17 जुलाई 2014 को नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम में कुआलालंपुर जा रहे एक हवाई जहाज मलेशियन विमान को पूर्वी यूक्रेन के लड़ाकों ने गिरा दिया और यह अंत था। यूक्रेन ने इन विद्रोहियों पर वॉर घोषित कर दी और जैसे यह हुआ, वहां से रूस ने अपनी सेना भेज दी और यूक्रेन में जहां से यह लड़ाई शुरू हुई, वहां एक बार हो चुकी थी। विमान में 298, 2 कम 300 लोग वो मौजूद थे और उनकी मौत हो गई। इसको लेकर यूक्रेन की फौज ने, जैसा मैंने आपको बताया, विद्रोहियों पर धावा बोल दिया था। इस बीच रूस को भी मौका मिल गया और वो यूक्रेन में उतर गया विद्रोहियों की मदद करने के नाम पे। उसने अपनी फौज को उतार दिया और ये काफी नहीं था दर्शकों। ये शुरू ही हुआ था। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के रूप में यूक्रेन के बीच शांति समझौते की भी कोशिश की गई। आज 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन मिन्स्क अकॉर्ड अभी तक लागू नहीं हुआ है। क्यों लागू नहीं हुआ? यूक्रेन की बात करें तो यह रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। अमेरिका जानता है इसका महत्व। इसका क्षेत्रफल 6,03,608 वर्ग किलोमीटर का है और 44 मिलियन से ज्यादा यहां की आबादी है। यूक्रेन की जीडीपी 155.6 बिलियन डॉलर के करीब है और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम $3,727 है। यह किस लिए महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन कोई छोटा देश नहीं है।
यूक्रेन आज दो हिस्सों में बटा हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी, यानी ईस्ट एंड वेस्टर्न यूक्रेन। पूर्वी यूक्रेन का झुकाव यूरोप की तरफ है, तो पश्चिमी यूक्रेन रूस को अपना करीबी मानता है। पूर्वी यूक्रेन में अंग्रेजी बोली जाती है, तो वहीं पश्चिमी यूक्रेन के लोग रूसी भाषा बोलते हैं। पूर्वी यूक्रेन रूस को शक की नजरों से देखता है, जबकि पश्चिमी यूक्रेन का रूस के साथ साझा इतिहास रहा है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि यह इतिहास भी क्रिएटेड है बाय फोर्स। उसके लिए 9वें दशक यानी 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी में जाना पड़ेगा और वो बताना पड़ेगा कि किस तरह वहां के नेटिव लोगों को हटा के रूसी रूलर्स ने, क्वींस ने वहां पर रूसी मूल के लोगों को लाए थे। आगे बढ़ते हैं। नाटो, रूस यूक्रेन के बीच मौजूदा विवाद की सबसे बड़ी वजह नाटो बताई जाती है। नाटो कहता है हम तो पीस कर रहे थे, हम नहीं होते तो ये लड़ाई कब की हो गई होती।